So today we will discuss about recent environmental issues. तो recent environmental issues कौन कौन से हैं जो अभी इस वक्त recently बहुत ज़्यादा हमें environmental problems जो हैं वो cause कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से environmental issues हैं और हम उनको कैसे tackle कर सकते हैं और वो basically हैं कौन कौन से. Okay जी, so environmental issues are harmful effects of human activities on biophysical environment. तो environmental issues basically क्या हैं? ये harmful होते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे लिए, और किसकी वजह से हो रहे होते हैं? मोस्टली हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रहे होते हैं. किस पर होते हैं? हमारे बायोफिजिकल इन्वायरमेंट पे होते हैं. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल और गवर्नमेंटल लेवल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन्स. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है कि आप प्रोटेक्ट करो अपने इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को, कैसे करो? इंडिविजुअल्स के थ्रू, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स पे. तो इन सारे लेवल्स पे आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो फॉर द बेनिफिट, फॉर द एडवांटेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस बोथ. फिर एनवायरमेंटलिज्म क्या है? एनवायरमेंटलिज्म अ सोशल एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट है, एड्रेसेस एनवायरमेंटल इश्यूज थ्रू एडवोकेसी, एजुकेशन एंड एक्टिविज्म. तो एनवायरमेंटलिज्म क्या है? बेसिकली एक सोशल इंटरेक्शन है, एक एनवायरमेंटल मूवमेंट है जिसमें स्पीकर जो है वो एड्रेस करता है, एजुकेट करता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ रन करता है और एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को बताता है, ताकि जितना ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा आगाही, बैकग्राउंड नॉलेज, शऊर पैदा हो लोगों के अंदर कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसमें इश्यूज़ जो हैं वो कॉज नहीं करने, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अपनाना है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ना कि उसको हार्म करें. मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? मेजर करंट एनवायरमेंटल इश्यूज में इंक्लूड, नंबर 1 है क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 है पोल्यूशन, फिर हमारे पास इसके अलावा हैं रिसोर्स डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो ये सारे क्या हैं? ये मेजर करंट एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है और इसके अलावा रिसोर्स डिप्लीशन हो रही है हमारी. तो सबसे पहले हम किस पे आ जाते हैं? पोल्यूशन पे. तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या है? पोल्यूशन है. पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. ऑल टाइप्स की पोल्यूशन होती है. जो एयर की होगी, एयर में अगर डिफरेंट हार्मफुल पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं तो वो एयर की पोल्यूशन कहलाएगी. अगर वाटर में मौजूद हैं तो वो वाटर की पोल्यूशन, अगर वो सॉइल में मौजूद हैं तो वो सॉइल की पोल्यूशन कहलाएगी. रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीकॉप. इसको ख़त्म करना, इसको कोप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं. जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो हमारे करंट सिनेरियो में इन पाकिस्तान, कराची, लाहौर, दोनों सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्शन होता है. और अब कराची के तो हालात आप देख ही रहे हैं, रोज़ आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि कराची में इतना ज़्यादा वेस्ट है, इतना ज़्यादा डंप इकट्ठा हो चुका है कि कहीं जगह ही नहीं मिल रही उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की. तो इतना ज़्यादा जो कचरा है या जो पोल्यूशन है, सिर्फ इसी की, ये तो सॉलिड वेस्ट हो गया ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं. जैसे कि लाहौर में आप देख लें कि एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि लाहौर जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड पोल्यूशन में 3rd के 7th नंबर पे आ चुका है. तो वो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो चुका है लाहौर का, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्मोक है और इतने ज़्यादा लंग्स और रेस्पिरेटरी आपको डिजीज़ जो हैं वो हो रही हैं. इंडस्ट्री एंड मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट आर द नंबर 1 पोल्यूटेंट्स. तो इंडस्ट्री और मोटर व्हीकल से जितना भी स्मोक बाहर निकलता है, उनके एग्जॉस्ट से जितना भी स्मोक बाहर निकलता है, वो सारा का सारा पोल्यूशन कॉज कर रहा है. और ये नंबर 1 पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारी एयर में, वाटर में, सॉइल में शामिल हैं. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसको हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो दैट क्लाइमेट चेंजेस लाइक ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन प्रैक्टिसेस like emission of greenhouse gases. Global warming leads to rising temperatures of the oceans and the earth's surface, causing melting of polar ice caps. Global warming से होता क्या है कि राइज कर जाता है टेम्परेचर हमारी अर्थ का, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओशंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है.
पोलर आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सी लेवल्स जो हैं वो राइज कर जाते हैं। एंड ऑल्सो अननेचुरल पैटर्न्स ऑफ precipitation such as flash floods, excessive snow और desertification वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन भी आप लोग देख रहे हैं कि ख़ासतौर पे पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, एशिया में ही, एशिया के ही कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा मसला है और इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि फ़िलहाल कंट्रोल नहीं हो पा रही, ख़ासतौर पे एशियन कंट्रीज़ में, हमारे पाकिस्तान में और इंडिया वगैरह में। चाइना फिर भी इसको कंट्रोल कर रहा है, पर पाकिस्तान और इंडिया अभी तक इसमें उतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुए हैं इसको कंट्रोल करने में। तो ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द very major environmental problems for us. The population of the planet is reaching unsustainable levels as it faces shortage of resources like water, fuel and food. चूँकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है प्लानट की, जिसकी वजह से क्या है कि अनसस्टेनेबल लेवल्स जो हैं वो आ रहे हैं और जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे हमें इस ज़मीन पर रहने के लिए, लिव करने के लिए, ठीक है, प्रॉपरली। तो उसके लिए हमें वाटर चाहिए जो कि हमें पता है कम होता जा रहा है, फ्यूल्स चाहिए जो कि हमें पता है कम होते जा रहे हैं, वो अनरिन्यूएबल हैं जो कि कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगे। इसके अलावा फूड है। तो अब क्या है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी जगहें जो पहले जहाँ पर खेत उगाए जाते थे, जहाँ पे क्रॉप्स थी, जहाँ पर फसलें उगाई जाती थी, जहाँ पे गार्डन्स थे, बाग थे, अब वो सारी की सारी जो लैंड है उसको यूज़ कर लिया गया है फॉर इंडस्ट्रीज़, फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, फॉर बिल्डिंग कॉलोनीज़, फॉर बिल्डिंग हाउसेज, होम्स। तो हाउसेज, होम्स वगैरह को बिल्ड करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करने के लिए वो वाली सारी लैंड जो है वो यूटिलाइज़ की जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फूड की भी कमी का सामना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ इज स्ट्रेनिंग द ऑलरेडी स्कैर्स रिसोर्सेज। फिर ओवर पॉपुलेशन ख़ासतौर पे उन कंट्रीज़ में, उन जगहों पे जो ऑलरेडी डेवलपिंग हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, तो ऐसे जो ममालिक हैं वहाँ पर तो ऑलरेडी रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते हैं, तो उनमें और ज़्यादा मसला है इस चीज़ का। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस टू प्रोड्यूस फूड डैमेजेस द एनवायरनमेंट थ्रू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द क्रूशियल करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जितनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन होती है उतनी ज़्यादा फूड हमें चाहिए होती है, जितनी ज़्यादा हमें फूड चाहिए उतना ही फिर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट तरीक़ों की तरफ आते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ आते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की वजह से की तरफ आते हैं, जो कि अगेन हमें क्या करती हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन। तो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन? हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसमें वाटर है, वो सब क्या हो रहा है, वो सब ख़त्म होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्कैर्स होता जा रहा है। तो ये जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इनका हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। ख़ासतौर पे वाटर को ले लें आप, हमारे पास तो उसका कोई भी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं, वाटर के बगैर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। तो ये जो सारे हमारे रिसोर्सेज हैं ये क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन इज अनदर क्रूशियल करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। फॉसिल फ्यूल कंजप्शन रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबली पीपल आर taking efforts to shift to renewable sources of energy like solar, wind, biogas and geothermal energy. The cost of installing the infrastructure and maintaining these sources has plummeted in the recent years. तो ऐसे जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, जिसमें हमारे पास विंड है, सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, जियोथर्मल एनर्जी है, इनको यूज़ करने के लिए जो डिफरेंट इंस्टॉलिंग फीचर्स चाहिए और जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आजकल अब रिसेंट ईयर्स में इस चीज़ पे तवज्जो दी जा रही है और इन सोर्सेज पे तवज्जो दी जा रही है, उनको मेनटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट डिस्पोजल। अगेन फिर हमारे पास वेस्ट डिस्पोजल में कराची सबसे पहले आ जाता है। कराची के एग्जाम्पल, द ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक्स आर क्रिएटिंग अ ग्लोबल क्राइसिस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल लेवल पे हमारे पास इस चीज़ का क्राइसिस आ रहा है वेस्ट डिस्पोजल का, कि हमारे पास प्रॉपर तरीके नहीं है, हमारे पास उतनी लैंड नहीं है कि हम इतने सारे वेस्ट को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकें। डेवलप्ड कंट्रीज आर नोटोरियस फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेस्ट और गार्बेज एंड डंपिंग देयर वेस्ट इन द ओशंस एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। The nuclear waste disposal has tremendous health hazards associated with it. Plastic, fast food, packaging, and cheap electronic wastes
threaten the well-being of humans. Waste disposal is one of the urgent current environmental problem. और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही करंट और अर्जेंट प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसको जितनी जल्दी हो सके हमें कोप अप करना है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज. Climate change क्या है? Climate change is yet another environmental problem that has surfaced in last couple of decades. It occurs due to rise in global warming, which occurs due to increase in temperature of atmosphere by burning of fossil fuels and release of harmful gases by industries. Climate change has various harmful effects, but not limited to melting of polar ice caps, change in seasons, occurrence of new diseases, frequent occurrence of floods and change in overall weather scenario. तो climate change जो है वो सिर्फ harmful effects उसके polar ice caps को melt करने तक ही नहीं है, बल्कि उसके harmful effects बहुत ज़्यादा हैं कि seasons जो हैं वो change होना शुरू हो गए. अब हम देख रहे हैं कि गर्मी है तो बहुत ही सख्त गर्मी पड़ रही है, सर्दी है तो बहुत सख्त सर्दी पड़ रही है. गर्मियों का जो टाइम स्पैन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, सर्दियों का कम होता जा रहा है. तो ये सारे क्या हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैं, चेंज इन सीजन्स हैं, जो कि अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सीजन्स पे हमारी बहुत सी क्रॉप्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं. इसके अलावा जो न्यू डिजीज़ हैं वो सीजन्स के चेंज की वजह से आ रही हैं, न्यू डिजीज़ जो हैं वो राइज़ हो रही हैं. इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं और जो वेदर है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है. तो ये जो सारी क्लाइमेट के चेंजेस हैं ये हमारे लिए अनदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है. इसके बाद क्या आ जाता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फिर ओवर पॉपुलेशन, लैंड के यूज़ और इन सब के साथ लिंक्ड है कि जितना ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है, उतना क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती जा रही है. क्योंकि जहाँ पर पहले जंगल आबाद थे, अब हमने वो जंगल काट के इंडस्ट्रीज़ लगा दी हैं, कॉलोनीज़ बिल्ड कर ली हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उस जंगल में सिर्फ ट्रीज़ ही नहीं थे, सिर्फ प्लांट्स ही नहीं थे, बल्कि और बहुत सारी स्पीशीज़ थी जो कि वहाँ पे जो उनका नेचुरल हैबिटेट था. जब हमने उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो अब कहाँ पर रहेंगी, वो नहीं रह सकेंगी. उनको अब किसी दूसरी जगह पर एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, जो कि ऐसा हो नहीं पाता. और फिर वो क्या हो जाती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड के बाद बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है. जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो कि पहले जितना आबादियाँ नहीं थी उतना आप देखते थे कि चुरिंद परिंद आपको बहुत ज़्यादा चहचहाते नज़र आते थे, स्पैरोज़ और डिफरेंट आपको बर्ड्स नज़र आते थे. अब वो रेशो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है. अब आपको कहाँ सुबह सुबह उठो भी तो आपको इतने ज़्यादा आपको चुरिंद परिंद नज़र नहीं आ रहे होते. तो ये सारा क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस होती जा रही है. हमने इतनी ज़्यादा अर्बन कॉलोनीज़ बना ली हैं कि वो वहाँ पर इतने शोर शराबे में नहीं रह सकते. उन्होंने अपने आप को थोड़ा बहुत अडाप्ट कर लिया है, या कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो वैसे ही एक्सटिंक्ट हो गई हैं, वो अब यहाँ पर पाई ही नहीं जाती. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ एंड हैबिटेट्स एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ का सबब बन रही हैं, उनके हैबिटेट्स का सबब बन रही हैं, हैबिटेट्स के लॉस का, और साथ ही साथ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का सबब बन रही हैं. इकोसिस्टम्स विच टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू परफेक्ट आर इन डेंजर व्हेन एनी स्पीशीज़ पॉपुलेशन इज़ डेसिमेटिंग. तो इकोसिस्टम्स जो हैं, जो कि मिलियन ईयर्स लेते हैं, तब जाके वो एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनता है. जैसे हमें पता है कि जब अर्थ इवॉल्व हुई थी, अर्थ हमारी ज़मीन जो है वो वजूद में आई थी, तो पहले इस पर आइस एज रहा, फिर बहुत देर तक कोई वोल्केनिक इरप्शंस होते रहे, बहुत देर तक ज़मीन पे फिर पानी ही पानी रहा. तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आया कि ज़मीन जो ऐसी हमें आज नज़र आ रही है इस हालत में आई. तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक इकोसिस्टम को सेट होने में, एक इकोसिस्टम को परफेक्ट करने में, जो कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, उसका जो उसमें इम्परफेक्शंस आ रही हैं, डेंजर जो हैं वो राइज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं. तो बैलेंस ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस लाइक pollination is crucial to the survival of the ecosystem, and human activities threatens the same. Another example is the destruction of coral reefs in the various oceans which support the rich marine life. इसी तरह क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन जो कोरल रीफ्स की हम अपने मकासद के लिए कर रहे हैं, पत्थर हासिल करने के लिए और डिफरेंट खूबसूरत चीज़ों को हासिल करने के लिए कोरल रीफ से, तो हम कोरल रीफ्स को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. जब कोरल रीफ्स ख़त्म होंगे तो क्या होगा, चूँकि वो ओशन में हैं, ओशन का पूरा इकोसिस्टम है एक अलग से, और कोरल रीफ्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ का हैबिटेट हैं. तो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली क्या कॉज कर रही हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज कर रही हैं. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, deforestation. तो what is deforestation?
ओके, सो डिफॉरेस्टेशन क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को तबाह कर रहे हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, काट रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। आर फॉरेस्ट आर नेचुरल सिंक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस फ्रेश ऑक्सीजन एज वेल एज हेल्प्स इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, इसके साथ साथ वो रेनफॉल को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। एट प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द लैंड, बट एवरी ईयर ट्री कवर इज़ लॉस्ट अमाउंटिंग टू द कंट्री ऑफ पनामा ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड फॉर मोर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। अभी क्या है कि हमारे जो प्रेजेंट हमारी ज़मीन पे 30% की जो लैंड है वो फॉरेस्ट ने कवर की हुई है, पर हर ईयर ये जो ट्री कवर है ये कम होता जा रहा है, यानी कि फॉरेस्ट जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज कॉज हो रहे हैं, और हम जो है वो इन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा फूड हासिल कर सकें, हम शेल्टर हासिल कर सकें और हम क्लॉथ्स हासिल कर सकें। तो डिफॉरेस्टेशन सिंपली मीन्स क्लियरिंग ऑफ ग्रीन कवर एंड मेक दैट लैंड अवेलेबल फॉर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पजेज़। नेक्स्ट है ओशन एसिडिफिकेशन। What is ocean acidification? It is a direct impact of excessive production of carbon dioxide. 25% of carbon dioxide produced by humans. The ocean acidity has increased by last 250 years, but by 2100. तो ओशन की जो एसिडिटी है वो 2100 तक जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इट में शूट अप टू 150%। तो 2100 तक वो कितनी हो जाएगी, वो 150% तक इंक्रीज़ कर सकती है, हो जाएगी। द मेन इम्पैक्ट is on shellfish and plankton in the same way as human osteoporosis. इसका इम्पैक्ट क्या होगा, शेलफिशेस पे होगा और प्लांक्टन्स पे होगा, बिल्कुल इस तरह जैसे कि ह्यूमन पे ऑस्टियोपोरोसिस का होता है कि कैल्शियम जो है वो ख़त्म, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं और उसमें की ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो यही जो इम्पैक्ट है वो शेलफिशेस पे और प्लांक्टन्स पे पड़ेगा, क्योंकि जब एसिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे कार्बोनेट्स नहीं रहेंगे, शेल फिशेस के ऊपर जो शेल है वो नहीं रहेगा, कार्बोनेट्स नहीं रहेंगे, कार्बोनेट्स जो है वो एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे आप मार्बल के ऊपर थोड़ा सा भी एसिड डालोगे तो वहाँ से मार्बल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो यही काम फिर क्या होगा, शेल फिश और डिफरेंट प्लांक्टन्स के साथ होगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब उनके शेल्स नहीं रहेंगे तो वो खुद भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। नेक्स्ट इज़ ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसको हम पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है। द ओजोन लेयर is an invisible layer of protection around the planet that protects us from the sun's harmful rays. Depletion of the crucial ozone layer of the atmosphere is attributed to pollution caused by chlorine and bromide found in chlorofluorocarbons. Once these toxic gases reach the upper atmosphere, they cause a hole in the ozone layer, the biggest of which is above the Antarctic. The chlorofluorocarbons are banned in many industries and consumer products. Ozone layer is valuable because it prevents harmful UV ultraviolet radiations from reaching the earth. This is one of the most important current environmental problem. Next is acid rain. Acid rain occurs due to the presence of certain pollutants in the atmosphere. Acid rain can be caused due to combustion of fossil fuels or erupting volcanoes or rotting vegetation which release sulfur dioxide and nitrogen oxides into the atmosphere. Acid rain is a known environmental problem that can have serious effect on human health, wildlife and aquatic species. Next is water pollution. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ बिकमिंग अ रेयर कमोडिटी। जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है हमारे लिए वो ऐसे ऐसा क्या होता जा रहा है, रेयर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है दिन ब दिन, डे बाय डे। वाटर इज़ बिकमिंग एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू एज द ह्यूमन पॉपुलेशन फाइट्स फॉर दिस रिसोर्स। वाटर जो है वो हमारे लिए एक इकोनॉमिक और एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है, क्योंकि वाटर हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी के लिए जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही वो हमारी इकोनॉमिक कली भी वो हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कौन सी ऐसी चीज़ है जो बगैर पानी के हो रही है। हमारे ना तो हमारे पौधे बगैर पानी के नहीं उग सकते, हमारे डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में पानी के बगैर काम नहीं हो सकता। तो पानी जो है, वाटर जो है, हमारे लिए एक इकोनॉमिक
सोर्स भी है, और अब जिसकी वजह से वो क्या हुआ है, हमारे लिए एक इशू बन चुका है, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इशू बन चुका है। वन ऑफ द ऑप्शन सजेस्टेड इज़ यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिसैलिनाइजेशन। एक प्रोसेस जो है वो सजेस्ट किया जाता है, वो क्या है कि हम वाटर की डिसैलिनाइजेशन करें, ताकि हम जो बहुत ज़्यादा सेलाइन वाटर है जैसे कि ओशन का, सीज़ का, तो हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ फिलिंग आवर रिवर्स, सीज एंड ओशंस विद टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स विच आर अ मेजर थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, पानी जितना निकलता है, वो अल्टीमेटली कहाँ पे चला जाता है, वो रिवर्स और सीज़ में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा रिवर्स और सीज़ का जो पानी है वो भी पोल्यूट होता जा रहा है। तो पहले ही जो फ्रेश वाटर है उसके रिसोर्सेज हमारे पास कम है, उसके बाद क्या हुआ कि हम जो थोड़ा बहुत बचता है हम उसको भी पोल्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद है हमारे पास अर्बन स्प्रॉल। अर्बन स्प्रॉल क्या होता है, शहरों की हदूद का बढ़ जाना। जैसे आप देखते हैं पहले एक शहर छोटा सा होता है, फिर ऐसा हम क्या कहते हैं कि जी वो शहर बहुत बड़ा हो गया है, वो तो कहाँ कहाँ तक फैल गया। पहले तो सिर्फ अंदरून लाहौर था, आपको जैसे अब अगर मैं लाहौर की एग्जांपल ले लूँ तो सिर्फ पहले अंदरून लाहौर था, ठीक है। अब वो जो अंदरून लाहौर था वो अब कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका है कि वो वाघा बॉर्डर तक पहुँच गया हुआ है, सिर्फ लाहौर ही। तो वो ऐसा ऐसा क्या होता है कि जो एक शहर के इर्द गिर्द छोटे छोटे से जो गांव होते हैं, लोग वहाँ पर आके आबाद होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे फैसिलिटीज़ पहुँचनी शुरू हो जाती हैं, जब लोग जो हैं वो डिफरेंट जगहों से उठ के बिल्कुल शहरों के साथ वाले इलाके में आके बसते हैं। तो ऐसा ऐसा क्या होता है, शहर फिर एक्सटेंड होना शुरू हो जाते हैं, फैसिलिटीज़ वहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाती हैं, शहरों की हदूद बढ़ जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड अर्बन स्प्रॉल। अर्बन स्प्रॉल रेफर्स टू द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम हाई डेंसिटी अर्बन एरियाज टू लो डेंसिटी रूरल एरियाज विच रिजल्ट्स इन स्प्रेडिंग ऑफ सिटी ओवर मोर एंड मोर रूरल लैंड। जिससे क्या होता है कि जो सिटी है वो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। अर्बन स्प्रॉल रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन। इससे होता क्या है, लैंड की डिग्रेडेशन होती है। रूरल एरियाज़ में जितने भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जो यानी कि लैंड है, वो फिर क्या हो जाती है, वो किसी और इस्तेमाल में आ जाती है, वो खेतों को उगाने के लिए नहीं रहती। इंक्रीज ट्रैफिक हो जाती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सर उठाने लगते हैं। द एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ लैंड डिस्प्लेसेस नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड फाना इंस्टेड ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड। तो जो एवर ग्रोइंग डिमांड है लैंड की, उससे क्या होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है जिसमें फ्लोरा और फाना नेचुरली एग्जिस्ट करता है, वो जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग रीप्लेस्ड। कि उसको रीप्लेस नहीं किया जाता, बल्कि उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। वो वहाँ से ख़त्म, जब वो वहाँ से ख़त्म तो फिर क्या होगा, वो कहीं और जाके बसेगा। कहीं और जाके बसना उसके लिए तो आसान नहीं है नेचुरल फ्लोरा और फाना के लिए। तो फिर अगर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया तो अगेन क्या होगा, हमारे पास स्पीशीज़ जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस होगी। पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ 14th नंबर में हमारे पास कौन से कंसर्न्स हैं पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ के। द करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पोज अ लॉट ऑफ रिस्क टू हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। डर्टी वाटर इज़ द बिगेस्ट हेल्थ रिस्क ऑफ द वर्ल्ड एंड पोजेज थ्रेट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पब्लिक हेल्थ। रन ऑफ टू रिवर्स कैरीज अलॉन्ग टॉक्सिन्स, chemicals and disease carrying organisms. Pollutants cause respiratory disease like asthma and cardiovascular problems. High temperatures encourage the spread of infectious diseases like dengue. 15th नंबर पे हमारे पास क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ फूड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिर्फ फूड की ही नहीं, किसी भी चीज़ की जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देना थ्रू यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ फूड रिजल्ट्स इन इंक्रीज टॉक्सिन्स एंड डिजीजेज एज जीन्स from an allergic plant can transfer to target plant. Genetically modified crops can cause serious environmental problems as an engineered gene may prove toxic to wildlife. Another drawback is that increased use of toxins to make insect resistant plant can cause resultant organisms to become resistant to antibiotics. So जितनी ज़्यादा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, हम जीन्स को मॉडिफाई करते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वाली जीन्स जो है समटाइम ऐसे होता है, आपको नहीं पता होता कि वो इफ़ेक्ट क्या कॉज करेगी। तो वो मे भी कोई ऐसा कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, या वो कुछ और ऐसा इफेक्ट शो करती है जिससे प्लांट्स जो हैं वो एलर्जिक हो सकते हैं। इसके अलावा तो वही फूड हमने भी कंज्यूम करनी है, तो वो इस तरह क्या होता है कि वो हम तक भी डिजीज़ जो है वो फैलती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हम अभी आजकल क्या कर रहे हैं, हम ऐसी जीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ऐसी जीन्स इस तरह से जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो रेजिस्ट करें। रेजिस्ट किसको करें कि अगर हम पेस्ट उन पर डालें, पौधों पे अगर हम पेस्ट डालें तो पौधे को खुद नुकसान ना हो, सिर्फ पेस्ट को नुकसान हो। तो इस तरह से
हम ऐसी स्पीशीज़ और ऐसी चीज़ें मुतारफ़ करवा रहे हैं बेसिकली, कि जो क्या है, जिनमें उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है। तो ऐसा ऐसा वो जो चीज़ें हैं, वो पेस्ट हैं, वो रेजिस्ट हो जाते हैं और फिर हमारे लिए अगेन प्रॉब्लम है। These are the references for this lecture.